अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबको जमात दाह में खुश आमदीद। मुबादियात होम इकनॉमिक्स में सबक नंबर 9 पारचा बाफ़ी और लिबास का तारुफ पढ़ेंगे। आज हम पारचा बाफ़ी और लिबास की तारीफ़ और अहमियत, डेफिनेशन ऑफ एंड इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग्स। पारचा बाफ़ी, पारचा कहते हैं कपड़े को और बाफ़ी कहते हैं बनाने को। इस सबक में हम कपड़ों को जो हम पहनते हैं, लिबास जो हम पहनते हैं, वो किस रेशे से बनाया जाता है, लिबास क्या होता है और उसकी क्या अहमियत है, वो आज हम पढ़ेंगे। पारचा बाफ़ी इन रेशों की दरियाफ्त है जो हम पौधों और जानवरों से हासिल करते हैं। यानी जो हम कपड़े पहनते हैं वो किन रेशों से बने हैं, वो हम किससे हासिल करते हैं? पौधों से और जानवरों से। और इनको मुख्तलिफ़ अवामिल में से गुजारने के बाद कपड़ा तैयार करते हैं, जिससे हमारा लिबास तैयार होता है, जो हमारी ज़िंदगी की सबसे अहम और बुनियादी ज़रूरत है। यानी जब हम रेशों को जानवरों और पौधों से हासिल करते हैं तो उनको मुख्तलिफ़ अवामिल के ज़रिए, मुख्तलिफ़ अवामिल से गुज़ारने के बाद जो हम कपड़ा तैयार करते हैं वो हमारा उससे लिबास बनता है, और लिबास ज़िंदगी की सबसे अहम और बुनियादी ज़रूरत है। अब आ जाता है आगे पारचा बाफ़ी की तारीफ़। पारचा बाफ़ी टेक्सटाइल लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है। यानी ये जो पारचा बाफ़ी है वो लफ्ज़ किससे निकला है? वो है लातीनी ज़बान से, और उसके क्या मानी है? बुनना। बुनना यानी किसी चीज़ को बुनाई करना, किसी चीज़ को बनाना, टू वीव। ये सनत व हरफत का वो शोबा है जहाँ कुदरती या इंसानी खुद साख्ता रेशों पर तकमीली अवामिल से अनवाह अक़साम के सूती, ऊनी, रेशमी और खुद साख्ता पारचाजात तैयार किए जाते हैं। यानी ये वो शोबा है जहाँ पर हम नेचुरली तौर पर, कुदरती तौर पे जो हम रेशे हासिल करते हैं या इंसानों ने ख़ुद से जो बनाए होते हैं, उनको मुख्तलिफ़ अवामिल से गुजारा जाता है, मुख्तलिफ़ प्रोसेस के साथ उनको बनाया जाता है, और फिर उससे मुख्तलिफ़ किस्म के, मुख्तलिफ़ अक़साम के जो है वो पारचाजात यानी कपड़े जो हैं वो तैयार किए जाते हैं। और उन कपड़ों में मुख्तलिफ़ वैरायटी है, मुख्तलिफ़ अक़साम है। आप मार्केट में देखें बहुत से कपड़े आपको नज़र आते हैं। गर्मियों में भी बहुत ज़्यादा, गर्मियों की कपड़ों में वैरायटी आपको नज़र आएगी। लॉन है, वाइल है, स्विस लॉन है, ठीक है ना। इसके अलावा रेशमी में बहुत ज़्यादा आप लोगों को कपड़ों की जो है वो वैरायटी नज़र आती है। आप देखें रेशमी में जो है वो जॉर्जेट है, शिफॉन है, क्रिंकल है। रेशमी बहुत सी कपड़ों की बहुत सी वैरायटी है। इसी तरह सर्दियों में हम ऊनी इस्तेमाल करते हैं। फिर ये तमाम जो कपड़े हम इस्तेमाल करते हैं वो या तो कुदरती तौर पे हासिल किए जाते हैं या इंसानों ने ख़ुद से बनाए होते हैं, मुख्तलिफ़ अवामिल से गुजार कर। अच्छा स्टूडेंट, एक और बात मैं आपसे कह दूं कि जो आपने ये देख रहे होंगे कि ये पेंसिल से कुछ लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, ये आपके MCQs के हवाले से और शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से भी आपको बता दी जाएंगी। यानी ये आपको इंडिकेट कर रही हैं कि ये शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs में इम्पॉर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs के तौर पर वो आ सकती हैं। तो आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में भी बता दूंगी कि ये शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर ये है, लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर ये है।
تو اس کا جو پہلا جو شارٹ کوسچن ہے وہ ہے پارچہ بافی کی تعریف کریں. شارٹ کوسچن آپ جو ہے وہ دیکھیں گی کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ شارٹ کوسچنس جو ہے وہ آپ کے پیج نمبر 25 ہے، صفحہ نمبر 25 جو ہے اس میں آپ کا شارٹ کوسچن استعمال لکھے ہوئے ہیں. پارچہ بافی کی تعریف کریں، اس کا یہ آنسر ہے. میں ساتھ ساتھ آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ یہ چیزیں آپ نے ساتھ ساتھ یاد کرنی ہے. جو آپ کو پڑھایا جا رہا ہے وہ آپ نے ساتھ ساتھ یاد کرنا ہے، اور اس کا جو ہے وہ ٹیسٹ بھی لیا جائے گا. تو اس لیے آپ اس چیز کو مد نظر رکھیے، اس چیز کو ذہن میں رکھیے کہ جو میں نے انڈر لائن کیے ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں گی کہ اس کا آنسر، شارٹ کوسچن کا آنسر یہ ہے. تو سب سے پہلے جو میں نے آپ کو پارچہ بافی کی تعریف بتائی ہے وہ سوال نمبر 1 مختصر سوال جو ہے وہ پارچہ بافی کی تعریف کریں، یہ اس کا آنسر یہ ہے. یہاں سے یہاں تک ہے کہ پارچہ بافی لاطینی زبان کا لفظ ہے، یہاں سے لے کر پارچہ جات تیار کیے جاتے ہیں. یہاں تک اس کا شارٹ کوسچن نمبر 1 کا یہ آنسر ہے. اب آ جاتے ہیں لباس کی تعریف. میں ساتھ ساتھ اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو کہ ڈھونڈنے میں سوال کے کہ ہم اس کا آنسر جو ہے وہ کہاں سے ہمیں ملے گا. جو آپ کو بتایا جا رہا ہے اس کا آنسر ساتھ ساتھ آپ کو میں بتا دوں گی. آگے آ جاتا ہے لباس کی تعریف، ڈیفینیشن آف کلوتھنگ. اب آپ پوچھیں گے کہ لباس کیا ہے؟ لباس سے مراد ریشوں سے تیار کردہ کپڑوں سے ہے. یعنی جو بھی ہم لباس پہنتے ہیں وہ ریشوں سے، ریشے مطلب جو تاریں ہوتی ہیں، جو آپ کپڑا جو ہے وہ مختلف تاروں سے مل کر بنتا ہے، وہ کپڑے ہیں. لباس ہمارے جسم کو ڈھانپتا ہے، ہماری شخصیت کی شناخت کرتا ہے اور سجاوٹ کے لیے وہ استعمال ہوتا ہے. اب لباس خواہ وہ گھاس کا ہو، پتے کا ہو، کھال کا ہو یا موجودہ عہد کے قدرتی اور خود ساختہ ریشوں سے تیار ہو، گویا جسم کو ڈھانپنے کے لیے جو چیز بھی استعمال کی جائے گی وہ لباس یا پوشاک جو ہے وہ کہلائے گی. جو بھی ہم چاہے وہ ہم گھاس کے پہنیں، پتے سے اپنا جسم ڈھانپیں یا کھال سے، یا موجودہ دور میں ہم جو بھی کپڑا لباس جو ہے وہ ہم تیار کر کے پہنتے ہیں، جس سے ہم اپنے جسم کو ڈھانپتے ہیں، جس سے ہم نے اپنے جسم کو چھپاتے ہیں، وہ چیز جو بھی استعمال کی جائے گی وہ لباس یا پوشاک جو ہے وہ کہلائے گی. یہ جتنا بھی میں نے پڑھایا ہے ابھی تک لباس کی تعریف میں وہ کوسچن نمبر شارٹ 2 کا آنسر ہے. شارٹ کوسچن نمبر 2 کا آنسر ہے. وہ ہے سوال کیا ہے؟ لباس کی تعریف کریں، اور اس کا آنسر آپ نے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے. لباس سے مراد ریشوں سے تیار کردہ کپڑوں سے ہے سے لے کر لباس یا پوشاک کہلاتی ہے. یہ شارٹ کوسچن نمبر 2 کا آنسر میں نے آپ کو بتایا ہے. پرانے زمانے کے لوگ جنگلوں میں رہتے تھے، درختوں کے پتوں سے، چھال سے اور جانوروں کی کھال سے اپنا جسم جو تھے وہ ڈھانپتے تھے. پرانے زمانے میں لوگ جو تھے وہ لباس کو کس طریقے سے استعمال کرتے تھے؟ پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپتے تھے. ان کا جو لباس ہوتا تھا وہ پتے ہوتا تھا یا جانوروں کی کھال ہوتا تھا. اسی لیے اس زمانے میں ان کا یہی لباس جو ہے وہ ہوتا تھا. اب آ جاتا ہے اگلا، پارچہ بافی اور لباس کے مطالعے کی اہمیت، امپورٹنس آف اسٹڈنگ ٹیکسٹائل اینڈ کلوتھنگ. پارچہ بافی اور لباس کا جو مطالعہ بہت اہمیت کا حامل ہے. جب سے انسان دنیا میں آیا ہے، انسان نے اپنی گرمی سردی سے بچاؤ کے لیے اور اپنے جسم کو ڈھانپنے کے لیے، اپنی شخصیت کو پرکشش بنانے کے لیے مختلف قسم کے کسی نہ کسی طریقے سے لباس جو ہے وہ استعمال کیے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کا بھی جاننا ضروری ہے کہ بعض کپڑے اتنے مضبوط اور پائیدار کیوں ہوتے ہیں، پھر کن وجوہات کی بنا پر کون سے موقع پر ہم نے کون سے کپڑے استعمال کرنے ہیں. جو لباس بھی زیادہ استعمال میں آتے ہیں ان کی دھلائی میں آسانی کیوں ضروری ہے. یعنی ہم روزمرہ زندگی میں جو کپڑے استعمال کرتے ہیں ان کے لیے ہم کس قسم کی دھلائی کریں. پھر موسم کے لحاظ سے کپڑوں کی پسند میں تبدیلی کیوں ہوتی رہتی ہے. آپ کو پتہ ہے نا، جیسے گرمی آتی ہے تو گرمیوں میں ہم جو ہے وہ سوتی لباس استعمال کرتے ہیں، سردیوں میں ہم موٹا
ऊनी लिबास इस्तेमाल करते हैं, बरसात में हम कुछ हो जाए। फिर इसी तरह मुख्तलिफ़ मौक़े पर हम मुख्तलिफ़ लिबास इस्तेमाल करते हैं। शादी ब्याह के मौक़े पर हम शादी ब्याह के हिसाब से जो है वो लिबास का इंतख़ाब करते हैं। कोई पार्टी वेयर है या पार्टी में जाना होता है तो हम उसके लिहाज से लिबास का इस्तेमाल करते हैं। स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, उनका यूनिफॉर्म होता है। ऑफिसेज जाते हैं, उनका अलग लिबास का इंतख़ाब होता है। यानी हर उसमें हम लिबास का इंतख़ाब मुख्तलिफ़ नौइयत के हिसाब से, मुख्तलिफ़ मौका महल के हिसाब से करते हैं। अलग़र्ज़ ये रेशों का मुताला एक ऐसा इल्म है जिससे घरेलू इस्तेमाल और पहनने वाले कपड़ों की बनावट और ख़ुसूसियात के मुतालिक मालूमात जो है वो हासिल की जाती हैं। ये इल्म बहुत वसी और गहरा है, क्योंकि इससे पहले जितने भी पार्चाबाज जो थे वो महदूद किस्म के होते थे। लोगों का रहन सहन सादा होता था, तो रहन सहन सादा होने की वजह से उनके पार्चाजात भी सादा होते थे, उनका पार्चाजात का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा नहीं होता था। रफ्ता रफ्ता लोगों के रहन सहन में तब्दीली आई, उनकी ज़रूरियात में जो है वो मुख्तलिफ़ होती गई और ऐसे पार्चाजात की ज़रूरत महसूस की गई जो लोगों की ज़रूरियात के मुताबिक भी हों। इसी वजह से नए नए रेशों की दरियाफ्त हुई, नए नए कपड़े बनने लगे। रेशों के बारे में मालूमात जो हैं वो सारिफ को सही कपड़े के इंतखाब में मदद देती हैं। सारिफ कंज्यूमर, सारिफ किसे कहते हैं? ख़रीदार को। जो भी हम चीज़ ख़रीदते हैं हम सब सारिफ हैं। नीज़ हुनरमंद अफराद को भी अपनी सलाहियतों और जहानत को इस्तेमाल में लाने का मौका मिलता है। हुनरमंद अफराद जो भी जहन में आता है, लिबास की डिज़ाइनिंग, ये सब ज़हीन अफराद करते हैं ना डिज़ाइन, ये किस तरीके से कौन सा लिबास किस मौके पर इस्तेमाल किया जाए, लिबास की डिज़ाइनिंग कैसी होनी चाहिए, कद, रंग, नकूश, उसके लिहाज से हम लिबास को तैयार करते हैं। लिबास के मुतालिक की अहमियत भी सारिफ की नज़र में नहायत अहम है। किसी भी लिबास को ख़रीदने से पहले सारिफ को ये इल्म होना चाहिए। सारिफ, मैंने आपको पहले ही बताया ना कि सारिफ कहते हैं ख़रीदार को। ख़रीदार को ये इल्म होना चाहिए कि हमने जो भी लिबास ख़रीदना है या जिस लिबास को वो ख़रीदने जा रहा है वो किस रेशे से बना हुआ है और वो रेशा लिबास बनने तक किन मराहिल से गुज़रता है। मसलन रेशे का इंतखाब, कपड़े की बनाई, रंगाई, छपाई, ये सब चीज़ें हम सारिफ को मालूम होना चाहिए। एक सारिफ को ये भी इल्म होना चाहिए कि कपड़े को जदीद डिज़ाइन में किस तरह ढाला जा सकता है। कपड़ा हमने ले लिया, उस कपड़े को हमने कैसे जदीद उसको डिज़ाइन में उसको मज़ीद और ख़ूबसूरत कैसे हम बना सकते हैं। मसलन मार्केट में किस रंग का फ़ैशन ज़्यादा है, कपड़ों की सिलाई में जदीद रुझान क्या है, मार्केट में इन कपड़ों को कैसे फ़रोग़ किया जाता है। ये सब चीज़ें जो हैं, इन सब चीज़ों का इल्म एक सारिफ को होना चाहिए। और सारिफ हम क्या हैं? हम सब हैं, क्योंकि हम सब कपड़े ख़रीदते हैं, उनको ख़रीदने के बाद उनको सिलवाते हैं, उनकी डिज़ाइनिंग करवाते हैं। पार्चा बाफ़ी में इल्म के इस शोबे को मार्केटिंग कहते हैं। ये सब चीज़ें जिनको हमने भी मैंने बताया आपको कि रेशों का इंतखाब, कपड़े की बुनाई, कपड़े की रंगाई, छपाई, डिज़ाइन, ये सब जो है वो सब इल्म जो है वो मार्केटिंग का इल्म कहलाया जाता है। इस शोबे के जो इल्म को वो मार्केटिंग कहा जाता है। अच्छा, अब ये था हमारा आज का लेक्चर। मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्चा बाफ़ी की तारीफ़ बयान करें, वो बताया। शॉर्ट क्वेश्चन, इसी तरह दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 लिबास की तारीफ़ करें, वो मैंने बताया। इसके साथ ही मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 भी बताऊंगी, ताकि साथ साथ आपको पता चलते रहे कि कौन कौन सा जो आंसर है, किस किस उसका जवाब कहाँ कहाँ है। पार्चा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो लॉन्ग है। पार्चा बाफ़ी और लिबास के मुताले की अहमियत बयान करें। ये जो अभी मैंने लेक्चर आपको दिया है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, पार्चा बाफ़ी और लिबास के मुताले की अहमियत। वो उसका आंसर, जो लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर जो स्टार्ट हो रहा है वो यहाँ से है। पार्चा बाफ़ी और लिबास का मुताला नहायत अहमियत का हामिल है। यहाँ से लेकर
جو ابھی آخری جو لائن جو بولی ہے میں نے، جو آپ کو میں نے بتائی ہے، وہ ہے پارچہ بافی میں علم کے اس شعبے کو مارکیٹنگ کہتے ہیں۔ یہاں تک